कल अपन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे थे। प्रश्न दो प्रकार से आ सकता है 5-5 नंबर में। दिष्टकारी किसे कहते हैं या दिष्टकरण किसे कहते हैं, अर्धतरंग दिष्टकारी की संरचना तथा कार्यविधि समझाइए। या ऐसा ही प्रश्न बन सकता है कि दिष्टकारी किसे कहते हैं, पूर्ण तरंग दिष्टकारी की संरचना और कार्यविधि समझाइए। दोनों में से एक न एक 5 नंबर में बनता है। तो सबसे पहले हमको दिष्टकरण किसे कहते हैं पता होना चाहिए। तो प्रत्यावर्ती विभव को दिष्ट विभव में बदलने की क्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। या आप ऐसा भी लिख सकते हो, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। विभव की जगह धारा भी लिख सकते हैं। और वह युक्ति या वह उपकरण जो प्रत्यावर्ती विभव को दिष्ट विभव में बदलता है दिष्टकारी कहलाती है। ठीक है। अब पीएन संधि डायोड का जो हमने कल पढ़ा था उसका हम दिष्टकारी की भांति दो प्रकार से उपयोग करते हैं। सबसे पहला है अर्धतरंग दिष्टकारी और दूसरा है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अर्धतरंग दिष्टकारी की संरचना यहाँ चित्र में प्रदर्शित है। इसमें एक ट्रांसफार्मर टी होता है अपचाई, जिसमें प्राथमिक कुंडली L1 और ये द्वितीयक कुंडली L2 है। प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों पर निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज AC लगाते हैं। ये हम जो बोल रहे हैं ये संरचना बोल रहे हैं, यहाँ पे संरचना लिखी नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो ऐसा लिख लेंगे। और द्वितीयक कुंडली के सिरों पर सिरे A पर हम पीएन संधि डायोड जोड़ देते हैं। ठीक है। और इसके N सिरे और सिरे B के बीच में एक लोड प्रतिरोध RL जोड़ते हैं और इसके सिरों पर हम निर्गत विभव V0 ज्ञात करते हैं। ठीक है। ये हो गई इसकी संरचना। नहीं तो चित्र बना लेंगे और इस टाइप का लिखते हैं संरचना। अब अगला आता है कार्यविधि। तो कार्यविधि को हम दो भागों में बांटते हैं, प्रथम अर्धचक्र और द्वितीय अर्धचक्र। सबसे पहले जब हम ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर निवेशी वोल्टेज लगाते हैं तो प्रेरण की क्रिया द्वारा इसकी द्वितीय कुंडली में भी वोल्टेज प्रेरित हो जाता है उसी आवृत्ति का। ठीक है। फिर माना प्रथम अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली L2 का सिरा A धनात्मक विभव पर है, इसको धनात्मक विभव पर मान लेंगे, और सिरा B ऋणात्मक विभव पर है। इस स्थिति में क्या होगा, अपना जो डायोड है पीएन संधि डायोड ये अग्र अभिनति में होगा, फॉरवर्ड बायस। और जब ये अग्र अभिनति में होता है तो हमको पता है धारा बहती बाह्य परिपथ, तब लोड RL में से मान्य धारा M से N की ओर बहती है। इसके विपरीत अगले अर्धे चक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा A ऋणात्मक विभव पर आ जाता है, सिरा B धनात्मक विभव पर आ जाता है। इस स्थिति में संधि डायोड अब पश्च अभिनति में होता है। देखो P को ऋण से जोड़ते, N को धन से जोड़ते, पश्च होता है, पश्च अभिनति में आ जाता है। और हम जानते हैं कि पश्च अभिनति में संधि क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन और होल गति नहीं करते हैं, मतलब अब लोड में से धारा नहीं बहती है। इस प्रकार प्रथम अर्धचक्र में धारा बहती है और अगले अर्धचक्र में धारा नहीं बहती, द्वितीय अर्धचक्र में धारा नहीं बहती है। तो इसलिए इस डायोड को अर्धतरंग दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मतलब आधे चक्कर में धारा बहती है, आधे चक्कर में धारा नहीं बहती, इसलिए इसको अर्धतरंग दिष्टकारी कहते हैं। अब इसमें एक ग्राफ रह गया था अपना, जो निवेशी विभव और निर्गत विभव है उसके बीच में अपन ग्राफ बनाएंगे। उसको बना लो, टी से दर्शाएंगे, इधर भी सेम। यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज मतलब AC के लिए बनेगा, और ये आउटपुट के लिए बनेगा निर्गत DC वोल्टेज के लिए, निर्गत DC विभव, विभव बोलो वोल्टेज बोलो फिर बात है। तो निवेशी प्रत्यावर्ती धारा आपको पता है कंटिन्यूस रहती है इस प्रकार। ठीक है। इसके 4 भाग कर लेते हैं अपन, एक चक्र को 4 भागों में बांट देंगे इस प्रकार।
ठीक है। ऊपर वाली जो करंट है वो अल्टरनेटिव है। अब आउटपुट में क्या होता है कि हमको पहले अर्ध चक्र में धारा बहती है लोड में से, दूसरे अर्ध चक्र में धारा नहीं बहती, फिर उसके बाद अगले अर्ध चक्र में धारा बहती है और अगले अर्ध चक्र में धारा नहीं। तो ये ऐसा ग्राफ प्राप्त हो इस प्रकार बना लो। इस 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इधर भी 0 पाई 2 पाई 3 पाई और 4 पाई ओमेगा टी आवृत्ति। विभव का यहाँ पे अधिकतम मान दिया जाएगा प्लस V0 और ये न्यूनतम मान को दर्शाता है माइनस V0। यहाँ पे चूंकि डीसी धारा प्राप्त होती है इसलिए प्लस V0 ही आएगा। ऊपर वाला जो आरेख है वो निवेशी प्रत्यावर्ती विभव एसी विभव, और नीचे वाला जो है वो निर्गत डीसी विभव। ठीक है ना। यहां से पता चलता है कि दिष्टकारी एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है। रेक्टिफायर बोलते इंग्लिश में। बना लो जला देखते अपन। पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी इसकी संरचना देखते अपन। सबसे पहला बिंदुवार रहता है। सबसे पहला पॉइंट संरचना स्ट्रक्चर। तो इसमें भी ट्रांसफार्मर टी की प्राथमिक कुंडली के सिरों पर हम निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएंगे। ये ट्रांसफार्मर टी है, इसकी प्राथमिक कुंडली L1 है और द्वितीयक कुंडली L2 के दो सिरे लेंगे A और B, और इन दोनों के मध्य में डायोड जोड़ेंगे अपन। यहाँ पे दो डायोड होते हैं ना। डायोड को अपन D से दर्शाएंगे। तो पहला पीएन संधि डायोड को D1 से और दूसरे को D2 से। ये D1 और ये D2, दो डायोड होते हैं इसमें। इन दोनों के बीच में एक बिंदु ले लेंगे अपन E, और यहाँ पर लोड प्रतिरोध जुड़ा होता है RL। N सिरे आपस में जुड़े हुए होते हैं दोनों के। डायोड D1 और D2 दोनों के N सिरे आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इसमें मान्य धारा C से D की ओर बहती है। ये इसकी संरचना होगी। इसमें कोण क्या है अपन बाजू में लिख लेंगे कल के जैसा। सबसे पहले AC निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, AC को कहते हैं निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज। L1 और L2 ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियां है। ट्रांसफार्मर की कुंडलियां
D1 और D2, D1 व D2, ये पीएन संधि डायोड है, पीएन संधि डायोड है। फिर उसके बाद आरएल लोड प्रतिरोध है, और कुछ रह गया, टी ट्रांसफार्मर है, टी ट्रांसफार्मर। अगर हम इसकी संरचना लिखना चाहे तो ऐसा लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर टी की प्राथमिक कुंडली के सिरों पर हम निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं, और द्वितीयक कुंडली L2 के सिरों A तथा B, ये दो सिरे होते हैं, A और B दोनों के साथ में एक पीएन संधि डायोड जोड़ देते हैं। दो पीएन संधि डायोड D1 और D2 इस प्रकार जोड़ते हैं कि दोनों के धन सिरे A और B से जुड़े हुए होना चाहिए। ठीक है, संधि डायोड के N सिरे, इधर वाला सिरा मतलब N सिरा है, N सिरे आपस में जुड़े हुए होते हैं। दोनों डायोडों के N सिरे और इस कुंडली का जो मध्य बिंदु है, इसके बीच में हम लोड प्रतिरोध RL को जोड़ देते हैं। फिर बात आती है कार्यविधि की। कार्यविधि समझते अपन इसकी, ये संरचना हो गई। वही पिछली बार जैसा क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो प्रेरण द्वारा द्वितीयक कुंडली पर उसी आवृत्ति का वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। माना, समझ लो, माना प्रथम अर्धचक्र में डायोड D1 का सिरा A धनात्मक विभव पर है। डायोड D1 का सिरा A सिरे E के सापेक्ष धनात्मक विभव पर है, तो इस स्थिति में डायोड D1 अग्र अभिनति में होता है। ठीक है, और ये अग्र अभिनति में होता है, इसके कारण लोड में से मान्य धारा C से D की ओर प्रवाहित होती है। इसी स्थिति में ये जो डायोड D2 का सिरा B है वह बिंदु E के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर होता है, तो डायोड D2 क्या हो जाएगा भाई, पश्च अभिनति में होता है, क्योंकि ये P सिरा ऋण से जुड़ा है ना, तो डायोड D2 पश्च अभिनति में होगा, और ये पश्च अभिनति में होने के कारण कार्य नहीं करता है, मतलब इसके कारण धारा नहीं बहती। ये प्रथम अर्धचक्र की बात हुई। ठीक है, हाँ, अब द्वितीय अर्धचक्र में क्या होता है, डायोड D1 का सिरा A बिंदु E के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर आ जाता है। इस स्थिति में डायोड D1 पश्च अभिनति में होता है, और पश्च अभिनति में होने के कारण ये कार्य नहीं करता है। परंतु इसी समय डायोड D2 का सिरा B बिंदु E के सापेक्ष धनात्मक विभव पर आ जाता है, अर्थात डायोड D2 अब अग्र अभिनति में होता है ना, और अग्र अभिनति में होने के कारण इस डायोड D2 के कारण लोड में से धारा बहती है। ठीक है, इस प्रकार प्रथम अर्धचक्र में डायोड D1 के कारण धारा बही, और द्वितीय अर्धचक्र में डायोड D2 के कारण धारा बही, मतलब दोनों अर्धचक्रों में धारा बहती है भाई। दोनों अर्धचक्र में हमको आउटपुट में धारा प्राप्त होती है, इसलिए इस दिष्टकारी को पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। समझ में आई ना संरचना? एक बार फिर से समझ लो, नहीं तो है ना, क्या लिखना है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों पर निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो प्रेरण द्वारा द्वितीय कुंडली के सिरों पर उसी आवृत्ति का वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। माना ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली के प्रथम अर्धचक्र में डायोड D1 का सिरा A बिंदु E के सापेक्ष धनात्मक विभव पर है। इस स्थिति में डायोड अग्र अभिनति में होगा, जिसके कारण लोड R में से धारा C से D की ओर प्रवाहित होती है। इसी स्थिति में डायोड D2 का सिरा B E के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर होता है, अर्थात डायोड D2 पश्च अभिनति में होने के कारण कार्य नहीं करता है। ठीक है, अगले अर्धचक्र में मतलब द्वितीय अर्धचक्र में डायोड D1 का सिरा A ऋणात्मक विभव पर हो जाता है, अर्थात डायोड D1 पश्च अभिनति में होता है और ये कार्य नहीं करता है। परंतु इसी समय डायोड D2 का सिरा B धनात्मक विभव पर आ जाता है, अर्थात डायोड D2
अग्र अभिनति में होता है, जिसके कारण से लोड में से धारा बहती है। इस प्रकार निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के दोनों अर्धचक्रों में लोड में से धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इस पीएस सरणी डायोड को पूर्ण तरंग विशिष्टकारी कहते हैं। अगर अपन फिर इसका ग्राफ बनाएंगे, अपन अभी बनाया था वैसा, चलो लिख लेंगे। चित्र में निवेशी प्रत्यावर्ती विभव और निर्गत विभव के बीच ग्राफ प्रदर्शित है। इसमें प्रथम अर्धचक्र में भी धारा बहती है, द्वितीय अर्धचक्र में भी धारा बहती है। इस प्रकार हमको सतत डीसी धारा प्राप्त होती है, इसलिए इसको पूर्ण तरंग विशिष्टकारी कहते हैं। पिछली बार आधे चक्र में बहती थी, आधे चक्र में नहीं बहती थी, यहाँ दोनों चक्रों में बहती है। बस इतना सा अंतर है इसमें। दोनों की संरचना, कार्यविधि और ये आरेख मिलते जुलते हैं। एक अगर आपको याद होगा तो अगला अपने आप याद हो जाएगा और इम्पोर्टेंट। इसके बाद पढ़ते एलईडी। अगला टॉपिक एलईडी के बारे में पढ़ना है। एलईडी सबने देखा होगा, एलईडी बल्ब, जो रिमोट के सामने जो बल्ब लगा होता है उसको एलईडी कह सकते हैं अपन, या आजकल बल्ब भी आ रहे हैं घरों में जो लगाते हैं अपन। सबसे पहले एलईडी का पूरा नाम भी कई बार पूछा जाता है। एलईडी का बताएं क्या? लाइट इमिटिंग डायोड। खालिस्तान में पूछा जाता है, इसलिए अपने को याद रखना है। लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी का पूरा नाम होता है। हिंदी में बोले तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है, हिंदी में लिखो या अंग्रेजी में लिखो। लाइट यानी प्रकाश, इमिटिंग उत्सर्जक डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। नाम से ही पता चल रहा होगा किसको कहते हैं एलईडी। मतलब एक ऐसा डायोड है, पीएन संधि ऐसा डायोड है जिससे क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है, उसको अपन एलईडी कहते हैं। और इसमें खास बात ध्यान रखना है कि एलईडी हमेशा अग्र अभिनति में ही कार्य करता है। एलईडी एक ऐसा अग्र अभिनत पीएन संधि डायोड है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। अगर अपन इसको पश्च अभिनति में जोड़ दे तो ये कार्य नहीं करता है, ये खराब हो जाता है। अगर किसी सर्किट में अपन इसको उल्टा जोड़ दे तो तुरंत क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। पश्च अभिनति में ये डायोड कार्य नहीं करता है। उसके बाद इसकी कार्यविधि देखते हैं अपन। तो कार्यविधि में आपको पता होगा, अपन ने पढ़ा है कि ऊर्जा बैंड सबसे नीचे संयोजी बैंड होता है, फिर ऊपर चालन बैंड होता है और दोनों के बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। पढ़ा है ना? तो ये वाला जो है यहाँ पे नीचे अपन चालन बैंड बना रहे क्योंकि संरचना के हिसाब से, और ऊपर संयोजी बैंड है। जो चालन बैंड होता है वो ऊपर होता है और संयोजी बैंड नीचे होता है। तो चालन बैंड जो है उच्च ऊर्जा स्तर है। जब एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन निकलकर संधि को पार करके पी क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वहां वो गोलों से सहयोग करते हैं, और जब वो सहयोग करते हैं तो ऊर्जा निकलती है। क्योंकि ऐसा पढ़ा है ना, ये भाई संयोजी बैंड और ये ऊपर वाला चालन बैंड। संरचना समझो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जब ये संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलकर, सॉरी उल्टा हो गया, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन है, जब चालन बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलकर संयोजी बैंड में आते हैं और पी क्षेत्र में उपस्थित होलों से सहयोग करते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है, क्योंकि ये उच्च ऊर्जा स्तर है और ये ऊर्जा निम्न ऊर्जा स्तर। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है, आता है, तो ऊर्जा अंतराल के संगत ऊर्जा मुक्त होती है। अपने क्या पढ़ा था अभी? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इसको ऊर्जा देना पड़ेगा अपने, तब कहाँ चला जाएगा? चालन बैंड में चला जाएगा। पर अगर चालन बैंड में पहले से है और उसको कहाँ ला रहे हैं अपन? संयोजी बैंड में ला रहे हैं, तो क्या होंगी? फिर जितनी ऊर्जा ली थी वो बाहर निकली, ऊर्जा निकली। अधिकांश जो अर्धचालक होते हैं उसमें से ऊर्जा जो निकलती है वो ऊष्मा के रूप में निकलती है, मतलब वो गर्म हो जाता है
और अदृश्य प्रकाश निकलता है। परंतु कुछ अर्धचालक ऐसे होते हैं जिनसे जो ऊर्जा है वो प्रकाश के रूप में भी निकलती है, जैसे गैलिनियम आर्सेनाइड, गैलिनियम फास्फाइड और गैलिनियम आर्सेनाइड फास्फाइड। ये ऐसे अर्धचालक है इनसे जो ऊर्जा निकलती है वह प्रकाश के रूप में निकलती है। ठीक है, बाकी से क्या निकलता है, ऊष्मा निकलती है, अदृश्य प्रकाश निकलता है, मतलब वो हमको दिखाई नहीं देता, परंतु इनसे प्रकाश जो निकलता है वो दिखता है। गैलिनियम आर्सेनाइड से लाल सॉरी गैलिनियम आर्सेनाइड से अदृश्य विकिरण निकलते हैं। ठीक है, गैलिनियम फास्फाइड से लाल या हरा रंग का प्रकाश निकलता है और गैलिनियम आर्सेनाइड फास्फाइड से लाल या पीले रंग का प्रकाश निकलता है। ठीक है, और चूंकि ये अर्धचालक ऐसे इनसे प्रकाश निकलता है इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पर प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। बात समझ में आई एलईडी के बारे में? एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, हिंदी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ये एक ऐसा अग्र अभिनत मतलब अग्र अभिनति में कार्य करने वाला पीएन संधि डायोड है जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। इसकी कार्यविधि, जब एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन मतलब चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संधि को पार करके सहयोगी बैंड में उपस्थित होलों से सहयोग करते हैं तो वर्जित ऊर्जा अंतराल के संगत ऊर्जा मुक्त होती है। अधिकांश अर्धचालकों से जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा और अदृश्य प्रकाश के रूप में निकलती है, परंतु कुछ विशेष अर्धचालक ऐसे होते हैं जिनमें से ऊर्जा प्रकाश के रूप में निकलती है, इसलिए इसको अपन प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। ठीक है, फिर अपन उसकी संरचना और कार्यविधि समझते। चलो तब तक लिखो। ठीक है, अगला पॉइंट आता है संरचना। संरचना, हाँ संरचना समझ लो भाई, इधर चित्र बाद में बना लेना। इसमें एक पीएन संधि डायोड होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एन प्रकार की सबस्ट्रेट लेते हैं, मतलब परत लेते हैं। सबस्ट्रेट मतलब परत या पदार्थ भी कहते हैं। सबसे पहले हम एन पदार्थ के एक सबस्ट्रेट लेते हैं और इस पर विसरण विधि द्वारा पी अर्धचालक की परत को जमा देते हैं। सबसे पहले एन अर्धचालक की एक सबस्ट्रेट लेते हैं और उसके ऊपर विसरण विधि द्वारा पी अर्धचालक की परत को जमा देते हैं। इसके बाद पी अर्ध पदार्थ या परत, ठीक है, पदार्थ की परत, पी परत के ऊपर धातु संपर्क, किनारों पर हम धातु संपर्क चित्रानुसार लगा देते हैं। ये जो धातु संपर्क होते हैं ये एनोड का कार्य करते हैं। देखो हमने बैटरी से इसको जोड़ा है धन सिरे से। ये धातु संपर्क एनोड का कार्य करते हैं। पी परत की, इधर ध्यान दो भाई, इधर नजर रखो, ऐसा समझो तुरंत याद होना, जितना भी याद हो। हाँ, इसमें अधिकांश जो भाग होता है वो खुला छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, तो इससे प्रकाश उत्सर्जित होने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए, इसलिए ये अधिकांश भाग खुला होता है इसका उत्सर्जित प्रकाश। कार्यविधि अपन ने अपनी समझ क्या होता, ये चालन बैंड है इतना क्षेत्र, और ये कौन सा बैंड है, सहयोगी बैंड। तो जब चालन बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलकर संधि को पार करके सहयोगी बैंड में उपस्थित होलों से सहयोग करते हैं, आवेशों का सहयोग होता है, तब बाह्य परिपथ में धारा नहीं निकलती। ये इसका सिद्धांत है। और चूंकि चालन बैंड उच्च ऊर्जा स्तर, सहयोगी बैंड निम्न, तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा निकलती है, और अधिकांश अर्धचालकों से जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है, इसलिए इसको अपन एलईडी कहते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। तो यहाँ पे संरचना में क्या थे, सबसे पहले अपन एक एन प्रकार के अर्धचालक की सबस्ट्रेट लेते, इसके ऊपर पी प्रकार की अर्धचालक की परत जमा देते हैं। इस पी प्रकार के अर्धचालक के सिरों पर धातु संपर्क लगा होता है, अधिकांश भाग इसका खुला होता है ताकि प्रकाश उत्सर्जित हो सके। इसके नीचे आधार में सोने की फिल्म लगा देते हैं, परत चढ़ा देते हैं सोने की फिल्म की। इसका क्या उपयोग है कि जब प्रकाश इस पर पड़ता है तो
ये प्रकाश सोने की फिल्म से अंदर ही परावर्तित हो जाता है, मतलब इधर नहीं जाता है, अंदर ही परावर्तित हो जाता है। चित्र में ये जो पहला चित्र है इसमें एलईडी की संरचना है और ये एलईडी का संकेत है। कैसा बनाना है, एक पीएन डायोड बना दो और इसमें से प्रकाश निकलते हुए दिखाना है, तो ये एलईडी का संकेत हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं इसके उपयोग। इसके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं और फिर लाभ आता है। उपयोग समझो, सबसे पहला उपयोग जितने प्रकार के विद्युत उपकरण होते हैं जैसे घड़ी, कैलकुलेटर, और आपने रेलवे स्टेशन पे जो स्क्रीन देखी होंगी एलईडी की, ठीक है ना, तो वो सब जो दिखाई देता है वो एलईडी के कारण होता है। घड़ी के पे अंक दिखाई देते हैं, कैलकुलेटर पर दिखाई देते हैं अपने को डिजिटल वाले अंक, ये सब एलईडी का कमाल है। एलईडी के कारण हमको जितने प्रकार के विद्युत उपकरण है, घड़ी, कैलकुलेटर, टेलीविजन, इसमें जो डिजिटल अंक हमको दिखाई देते हैं, चौराहों पर भी दिखाई देते हैं शहरों में, है ना, ये सब एलईडी के कारण दिखाई देते हैं। दूसरा, इसका उपयोग है प्रकाशिक संचार में भी किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश को पहुंचाने के लिए प्रकाशिक संचार में भी एलईडी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और राडार और दूरसंचार में भी इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद इसका लाभ क्या है, तो आपने एलईडी सबने देखा होगा, एलईडी बहुत आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, है ना, बहुत ही सस्ते भी होते हैं, और जैसे ही बटन चालू करो तुरंत चालू हो जाते हैं, मतलब इसको गर्म होने में बहुत कम समय लगता है या तेजी से कार्य करते हैं, इसकी वर्किंग बहुत फास्ट होती है। तो ये इसके उपयोग हो जाएंगे। क्या क्या, बहुत छोटे होते, बहुत सस्ते होते, हाँ एक चीज और, ये बहुत कम वोल्टेज 1 से 3 वोल्ट पर कार्य करते हैं, और इसको चलाने के लिए बहुत कम धारा, लगभग 5 से 10 मिली एम्पियर धारा की आवश्यकता होती है। ये बहुत कम वोल्टेज और बहुत कम धारा से संचालित होते हैं। कम वोल्टेज के होते हैं ना, मतलब बिजली भी बचत होती है, सस्ते भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, कम स्थान घेरते हैं, ये इसके क्या है, लाभ। ठीक है, बन जाएगा ना, ये एलईडी के बारे में पूरी जानकारी। एक बार समझ लो फिर से, क्योंकि उतरा है इसलिए। प्रश्न ऐसा आएगा कि एलईडी क्या है, इसकी संरचना तथा कार्यविधि समझाइए। तो एलईडी का पूरा नाम प्रकाश उत्सर्जक डायोड है। एलईडी एक ऐसा पीएन अग्र अभिनत पीएन संधि डायोड है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। जब चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन संधि को पार करके संयोजी बैंड में उपस्थित होलों से सहयोग करते हैं तो वर्जित ऊर्जा अंतराल के संगत ऊर्जा मुक्त होती है। अधिकांश अर्धचालकों से ऊर्जा अदृश्य प्रकाश और ऊष्मा के रूप में व्यय होती है, परंतु कुछ विशेष अर्धचालक ऐसे होते हैं जिनसे ऊर्जा प्रकाश के रूप में व्यय होती है। जैसे गैलियम आर्सेनाइड से अदृश्य प्रकाश निकलता है, गैलियम फास्फाइड से लाल या हरे रंग का प्रकाश निकलता है, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड से लाल या पीले रंग का प्रकाश निकलता है। इसलिए इन अर्धचालकों को प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। ठीक है, ये जो एलईडी होता है ये पश्च अभिनति में कार्य नहीं करता है। ठीक है, नहीं तो ये खराब हो जाएगा अगर पश्च अभिनति में जोड़ेंगे तो। चित्र में एलईडी की संरचना और उसका संकेत प्रदर्शित है। ये एलईडी की संरचना है, इसमें क्या है, सबसे पहला एन प्रकार की एक सबस्ट्रेट लेते हैं, इस प्रकार का पदार्थ परत लेते हैं, इसके ऊपर पी अर्धचालक की एक परत चढ़ा देते हैं, पी अर्धचालक की परत के सिरों पर धातु संपर्क लगा देते हैं। ये एनोड का कार्य करते हैं। अधिकांश भाग ऊपरी सतह इसकी खुली होती है ताकि प्रकाश उत्सर्जित हो सके। एन अर्धचालक के नीचे हम एक सोने की फिल्म चढ़ा देते हैं, ये क्या करता है, प्रकाश को अंदर ही परावर्तित कर देता है। ये होगी इसकी संरचना, ये संकेत है। और इसके उपयोग जितने प्रकार के उपकरण होते हैं उसमें प्रेजेंटेशन में मतलब अंकों को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, प्रकाशिक संचार में किया जाता है। लाभ, बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं, बहुत कम स्थान घेरते हैं, इसकी कार्य क्षमता अधिक होती है, तेजी से कार्य करते हैं। ठीक है, ये आप लिख